हाय। आज इस वीडियो में हम विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड कोजेस करेंगे कि विजुअल इम्पेयरमेंट के क्या कारण, उसके टाइप्स क्या हैं। और इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको विजुअल इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन और आई स्ट्रक्चर कराया था, जिसमें उससे रिलेटेड उसके पार्ट्स कराए थे, उनके फंक्शंस कराए थे। आज हम उसके कॉजेज देखेंगे कि विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉजेज क्या क्या होते हैं। इसमें जो इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फिर इनके अंदर भी इनके पार्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, एरर्स हैं, वो हैं। फर्स्ट इसमें जो मेन कैटेगरी है वो है फोकसिंग प्रॉब्लम या फिर रिफ्रैक्टिव एरर, यानी इंसान को फोकस से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है या कोई अपवर्तनांक त्रुटि हो सकती है। या फिर सेकंड है प्रॉब्लम रिलेटेड टू आई मूवमेंट, या फिर उसको अपनी आईज मूवमेंट में कोई दिक्कत हो। फिर थर्ड है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर आई पार्ट, या फिर किसी पर्टिकुलर आई पार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो सकती है उस इंसान को, जैसे उसको रेटिना से रिलेटेड कोई दिक्कत है या फिर इरिस से रिलेटेड दिक्कत है, और इसके अलावा लेंस से रिलेटेड भी दिक्कत हो सकती है। आज हम इन्हीं को ही, इनके सब पार्ट्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं अभी आपको फोकसिंग प्रॉब्लम्स कराऊंगी, यानी रिफ्रैक्टिव एरर्स कराऊंगी। चलिए देखते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या क्या हैं, फोकसिंग प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। इसमें जो सबसे पहले है वो है नियर साइटेडनेस और मायोपिया। इसको हम हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया। इसमें क्या होता है कि जो इंसान है वो दूर की जो वस्तुएं हैं उसको वो साफ दिखाई नहीं देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं उसको साफ दिखाई देती हैं। ये आप देख सकते होंगे कि जो स्कूल में बच्चे जाते हैं या किसी छोटे बच्चे को ही वो मतलब दूर की चीजें धुंधली दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। ब्लैक बोर्ड पर बच्चा साफ नहीं देख पाता है, जबकि वो पास के जो काम है आसानी से उसके पास जो बुक रखी है वो उसको पढ़ लेता है, लेकिन अगर उसको ब्लैक बोर्ड पर देखने के लिए कहा जाता है तो उसको अच्छे से नहीं देख पाता है। तो इसमें उसकी जो भले ही इसका नाम निकट दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है और पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। और इसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंसेज, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर सेकंड आता है फार साइटेडनेस और हाइपरोपिया या दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। यह समस्या निकट दृष्टि दोष से विपरीत होती है। मतलब जैसे निकट में तो उसको दूर का साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि पास का क्या था, साफ दिखाई दे रहा था। और इसमें क्या है कि उसको जो दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं उसको धुंधली दिखाई देती हैं। और इस प्रकार की अगर किसी को समस्या है तो उसको कन्वेक्स लेंस सजेस्ट किया जाता है। वो नंबर कितना भी वेरी कर सकता है, और इसमें जो प्लस में लगता है और निकट दृष्टि दोष में माइनस में लगता है नंबर। फिर इसके बाद थर्ड कंडीशन है एस्टेग्मेटिज्म। इस स्थिति में क्या होता है कि जो सभी दूरियों पर धुंधला दिखाई देता है, चाहे पास हो चाहे दूर हो, लेकिन उसको क्या है, इन सभी स्थितियों में क्या दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, ब्लर चीजें दिखाई देती है। क्योंकि इसमें जो कॉर्निया है उसमें वक्रताएं आ जाती हैं, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है वो। और इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल लेंस लगती हैं उस इंसान को जिसको ये दिक्कत होती है। फिर फोर्थ है प्रेसबायोपिया। यह स्थिति आयु बढ़ने के साथ साथ उत्पन्न होती है, यानी एज्ड जब पर्सन हो जाता है तो उसके जो लेंस का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो समाप्त होती चली जाती है धीरे धीरे, जिसके कारण उसको जो निकट की वस्तुएं पढ़ने में या देखने में, जैसे सुई में धागा लगाने में कोई दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति, और ये स्थिति किसी भी अन्य स्थिति के साथ हो सकती है, मायोपिया के साथ भी हो सकती है, प्रेसबायोपिया, हाइप्रोपिया के साथ हो सकती है, या एस्टेग्मेटिज्म के साथ भी जुड़ सकती है ये स्थिति। ये अभी हमने जो प्रॉब्लम्स पढ़ी थी वो हमने रिफ्रैक्टिव एरर से रिलेटेड पढ़ी थी। अब जो हम पढ़ेंगे सेकंड कैटेगरी है प्रॉब्लम्स ऑफ आई मूवमेंट। इसमें आई मूवमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत होगी। इसमें जो फर्स्ट है वो है ओकुलर मोटिलिटी। ओकुलर मोटिलिटी में क्या होता है, इसमें जो बाइनोकुलर विजन है उससे रिलेटेड समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मतलब जो हमारी दोनों आंखें हैं एक साथ देखती हैं, किसी वस्तु पर हमारी नजर पड़ती है तो दोनों की ही छवि स्पष्ट रूप से वो दिखाई नहीं देती है, वो कॉर्निया पर एक स्पष्ट छवि नहीं बना पाती है। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, यह क्षति बाइनोकुलर विजन में समस्याएं पैदा कर सकती है, जो एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने और एक स्पष्ट छवि में दो छवियों को मिलाने की आंखों की क्षमता
में कमी लाती है। ओकुलर जो मोटिलिटी होती है उसमें आंखों की जो सुचारू रूप से चलने और ठीक से ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो काफी प्रभावित होती है। कई जो स्थितियां हैं बच्चे के लिए अपनी आंख का प्रभावी ढंग से प्रयोग करना मुश्किल या असंभव बना देती हैं। उनमें से एक है स्ट्रैबिज्म। स्ट्रैबिज्म में क्या होता है, जो इसमें एक या दोनों आंखें हैं या तो वो इनवर्ड डाइवर्ट हो जाएंगी या फिर वो आउटवर्ड, जिसके कारण जो बच्चा है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, उसको उसमें असमर्थता आती है। अगर इसका उपचार नहीं किया जाता है तो ये विकार दृष्टि का स्थायी नुकसान कर सकती हैं। तो ये जो एरर हैं तो इससे क्या हो सकता है, टोटली विजन उस बच्चे का जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एम्बायोपिया। यह उपयोग की कमी से कमजोर आंख में दृष्टि की क्षति या कमी को संदर्भित करता है। इसमें क्या होता है, जिस आंख में पहले ही कमजोर होती है और उसका उपयोग कम किया जाता है तो इसके साथ साथ धीरे धीरे दृष्टि बिल्कुल ही कम होने लग जाती है, भले ही कोई उसमें बीमारी मौजूद ना हो। फिर नेक्स्ट आती हैं निस्टैग्मस। निस्टैग्मस में क्या होता है, यह आंखों में बार बार होने वाली अनैच्छिक पेशीय गतियां होती हैं। ये हम चाहे ना चाहे ये अपने आप हो जाती हैं, जो आंखों को वस्तु पर फोकस करने में कठिनाई उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से जो इंसान है जिसको ये दिक्कत है वो किसी भी वस्तु पर आसानी से फोकस नहीं कर पाता है। फिर नेक्स्ट आती है स्क्विंट। स्क्विंट में क्या होता है, इसमें मोस्टली एक आंख में ही दिक्कत होती है, या तो वो अंदर की साइड होती है या बाहर की साइड या ऊपर की साइड या नीचे की तरफ होती है। ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है उस इंसान में। यह स्थिति किसी भी उम्र या परिस्थिति में हो सकती है। फिर इसके बाद आते हैं फोटोफोबिया। जैसा कि नाम से ही है फोटोफोबिया, इसमें जो आंख है वो प्रकाश से रिलेटेड संवेदी होती है, काफी फोटो सेंसिटिव या लाइट सेंसिटिव होती है। और इसमें इसके साथ साथ ये भी दिक्कत हो सकती है कि उस इंसान का कलर विजन भी इम्पेयर्ड हो सकता है। अभी हमने आई मूवमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे जो आईज पार्ट से रिलेटेड है, पर्टिकुलरली उसी पार्ट से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट है आईज पार्ट से रिलेटेड में है, फर्स्ट है कॉर्नियल कंडीशंस। कॉर्निया, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था, मैं एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ कि कॉर्निया कहाँ है। जो ये लेंस के बाहर दिखा रखा है एक्वस ह्यूमर है, इसमें ये जो बाहर की सेकंड लेयर है ये क्या है, कॉर्निया है। और इसी से ही रिलेटेड इसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है, इस परत में कोई दिक्कत आ जाती है तो इससे रिलेटेड कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। उनमें से एक है केराटोकॉन्स। केराटोकॉन्स में क्या होता है, सामान्य तौर पर यह दोनों आंखों को प्रभावित करता है। जो कॉर्निया है वो कोन शेप बन जाता है। आइसक्रीम की कोन आपने देखी होगी, एक साइड से वो पैनी होती है और एक साइड से वो ओपन सर्कल होता है उसमें। तो इसमें ये कोन शेप बन जाती है आंख की, बाहर की तरफ उभार हो जाता है उसमें। इसमें विजुअल फील्ड में विकृति आ जाती है, यानी विजुअल फील्ड जो दृष्टि का क्षेत्र है, विजन का क्षेत्र है, वो काफी प्रभावित होता है। जो मैंने आपको 180 डिग्री बताया था नॉर्मल पर्सन का, वो काफी प्रभावित होता है। और धीरे धीरे दूरी की दृष्टि तीक्ष्णता, यानी दूर देखने की, जो फिट में बताई थी मैंने आपको नॉर्मल पर्सन की और जिसको कोई दिक्कत होती है उस पर्सन की बताई थी, तो उसमें क्या आने लगती है, क्षति होने लगती है, उसमें हानि होने लगती है। और यह आनुवंशिक भी हो सकता है और अन्य स्थितियों से भी जुड़ सकता है, अन्य किसी बीमारी से, आंख से रिलेटेड बीमारी से भी ये जुड़ सकता है। फिर नेक्स्ट है कॉर्नियल अल्सर्स। ये बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकते हैं, जिसके कारण कॉर्निया में सूजन आ सकती है और उसके परिणाम स्वरूप जो केराटाइटिस हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कॉर्नियल डायस्ट्रोफीज। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो कॉर्निया के जो टिश्यूज हैं उनका अपकर्ष होने लगता है, डिजनरेशन होने लगती है उनकी, जो कि आनुवंशिक रूप से निर्धारित हैं। इसके कारण जो विजुअल एक्विटी है, जो आपकी दृष्टि तीक्ष्णता है, वो काफी प्रभावित होती है। फिर इसके बाद आते हैं हम कॉर्नियल स्कारिंग। इसमें क्या होता है, ये किसी इन्फेक्शन या तीखे घाव के कारण होता है। कभी आंख में कोई चोट लगी हो, कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके कारण ये होता है। अपवर्तन काफी प्रभावित होता है, इसमें रिफ्रैक्शन है वो प्रभावित होता है। विजुअल एक्विटी, जो दृष्टि तीक्ष्णता, उसमें कमी आती।
फिर नेक्स्ट है आपका एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर को भी मैं आपको एक बार फिर से आई स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ कहाँ है ये लेंस है, आपका आई लेंस है, और इसके साथ ही इसके ऊपर जो ये कॉर्निया की लेयर दिखाई थी, इसके जो बीच में है एक्वस ह्यूमर है। इससे रिलेटेड क्या क्या समस्या हो सकती है, इसमें जो फर्स्ट दे रखा है वो दे रखा है ग्लूकोमा। जो ह्यूमस है उसका जो सामान्य दबाव जब बढ़ जाता है, प्रेशर काफी बढ़ जाता है, तो उसके कारण जो आंख के टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और इसके कारण जो विजुअल फील्ड है और विजुअल एक्विटी है, दृष्टि क्षेत्र और जो दृष्टि तीक्ष्णता है, उनमें क्षति होती है। और ग्लूकोमा दो तरह का हो सकता है, फर्स्ट अडल्ट, सेकंड कॉन्जेनाइटल। इसको जन्मजात बोलती हैं, मतलब जन्म से ही है किसी को, और किसी को बड़ा होने के बाद होता है। और कॉन्जेनाइटल है, इसको बोलते हैं बुपथैलेमस। इसमें जो कॉर्निया है वो धुंधला हो जाता है और अपारदर्शी यानी हेजी एंड ओपेक बन जाता है। कॉर्निया बाहर की तरफ उभर आता है और बबल लाइक इफेक्ट देता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बबल हो, जैसे पानी में साबुन मिलाते हैं तो उससे बबल्स बाहर निकलते हैं, तो उसी तरह की आंख की शेप हो जाती है, कॉर्निया की शेप हो जाती है। सॉरी, एक्वस ह्यूमर की वजह से वो शेप आंख की बबल लाइक हो जाती है। फिर नेक्स्ट आ गए इरिस। इरिस को हम आई स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कहाँ है। जो ये लेंस को स्पॉट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, ये क्या है, इरिस है। और इससे रिलेटेड दिक्कत देखते हैं आईज में क्या क्या होती हैं। इरिस से रिलेटेड है, फर्स्ट है एनेरिडिया। ये आपको जन्मजात भी हो सकता है उस इंसान को जिसको ये दिक्कत है, या फिर और ये स्थिति आनुवांशिक स्थिति है, मतलब जन्म से ही होता है उस बच्चे को। इरिस आंशिक रूप से या पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता है। इसमें जो इरिस है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाता है। ये दोनों आंखों को प्रभावित करता है। यह अन्य स्थितियों से भी जुड़ सकता है, जैसे निस्टैग्मस, फोटोफोबिया, कैटरेक्ट या ग्लूकोमा। फिर सेकंड है इरिटिस। इसमें जो यूवियल ट्रैक होता है उसमें सूजन आ जाती है और इसी को इरिटिस कहा जाता है। इसमें काफी पेन होता है, जो लाइट सेंसिटिव हो जाती हैं आंखें, धुंधली दृष्टि हो जाती है, नहीं सब कुछ ब्लर दिखाई देता है। यही इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं कोलोबोमा ऑफ इरिस। इसमें क्या होता है, जो प्यूपिल होता है को एक आई होल का रूप देता है, आई होल उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। इसका कारण यह है कि जो प्रीनेटल पीरियड के समय इरिस का पूर्णतः निर्माण नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रकाश संवेदनशीलता बढ़ती है, मतलब कम हो जाती है, इसमें सेंसिटिव हो जाती है आंख, वह विजुअल एक्विटी में हानि होती है, जो उसकी दृष्टि तीक्ष्णता वो कम होती चली जाती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इरिस के बाद लेंस आता है। लेंस से रिलेटेड जो दिक्कत होती है वो पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है कैटरेक्ट। ये मोतियाबिंद बोलते हैं इसको हिंदी में, कैटरेक्ट को। इसमें जो आंख का लेंस है अपारदर्शी हो जाता है। लेंस के क्लाउडीनेस होने पर रेटिना पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता। मोतियाबिंद दो प्रकार का हो सकता है, एक जन्मजात, दूसरा सेनाइल यानी बुढ़ापे में। बच्चों का ऑपरेशन किया जाता है और आंखों को एपिकिक बनाने के लिए लेंस को हटा दिया जाता है। एपिकिक का मतलब होता है विदाउट लेंस। फिर उसके बाद आते हैं विट्रस ह्यूमर। जो हमारे लेंस का और रेटिना के बीच का जो पोर्शन होता है वहां पर विट्रस ह्यूमर होता है। अब इससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो हैं विट्रस ओपेसिटीज। प्रकाश को क्रॉस करने के लिए विट्रस स्पष्ट होना चाहिए। यदि किसी प्रकाश की क्लाउडिंग विट्रस में होती है तो इससे विजुअल एक्विटी कम हो जाती है और इसके कारण कोई सूजन या रक्तस्राव भी हो सकता है। विट्रेक्टोमी की सहायता से जो अनवांटेड मटेरियल है जिसकी वजह से क्लाउडीनेस आई है उसको हटाया जा सकता है। किसकी सहायता से हटाया जा सकता है? विट्रेक्टोमी की सहायता से। अब हम आते हैं रेटिना से रिलेटेड जितनी भी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या डिजीज है वो पढ़ेंगे। रेटिना जो हमारी आईज की लास्ट में स्ट्रक्चर में लास्ट में दिखा रखा है, रेटिना जहां पर इमेज क्रिएट होती है, फॉर्म होती है, ये अंदर की लेयर, लास्ट में अंदर की जो लेयर दिखा रखी है रेटिना, यहाँ पर इमेज फॉर्मेट होती है हमारी।
अब इसमें हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ेंगे हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये ज्यादातर लड़कों में देखने को मिलता है और ये आनुवांशिक और प्रगतिशील होता है, यानी प्रोग्रेसिव होता है, ये हेरिडिटरी होता है। इसके कारण जो टनल विजन और नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती हैं, और साथ ही यह कई प्रकार के सिंड्रोम से भी जुड़ सकता है, जैसे यूजर सिंड्रोम, जिसमें जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा प्लस डीफनेस होती है। फिर लेबर्स एमोरोसिस से भी जुड़ सकता है, ये भी एक प्रकार का आई डिसऑर्डर है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं रेटिनोपैथी। ये रेटिना से ही रिलेटेड मैं डिजीज आपको अभी बता रही हूँ, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ROP। जब कभी नवजात शिशु के रेटिना का संवहन तंत्र अविकसित रहता है, यानी डेवलप नहीं हो पाता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है जब बच्चे की, ये ज्यादातर उस कंडीशन में होता है, बच्चे को कम वजन होने की वजह से, उसके अपरिपक्व होने की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में दे दी जाती है, जिसका उसकी आंखों पर इफेक्ट पड़ता है। उससे बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। फिर नेक्स्ट आते हैं डायबिटीज मेलिटस। इसमें आंख में जो हाई ब्लड शुगर होने की वजह से जो पूरा, जब वो शुगर, हाई ब्लड शुगर बढ़ जाता है, उसका स्तर बढ़ जाता है, तो इससे आंखों के साथ साथ जो पूरा शरीर है वो प्रभावित होता है। रेटिना की जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें रक्तस्राव हो सकता है और विट्रस में फैल सकता है। फिर नेक्स्ट है रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें क्या होता है, रेटिना अपनी जो स्पॉटिंग स्ट्रक्चर है उससे अलग हो जाता है, और जो इस अलग हुआ भाग है वो एट्रोपी और अंध क्षेत्र, दृष्टि के क्षेत्र में विकसित हो जाता है, जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट है मैक्युलर डीजनरेशन। इसमें क्या होता है, जो मैक्युला होता है रेटिना का केंद्रीय भाग होता है, और यह तब होता है जब मैक्युला या तो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है या असमतल हो जाता है। मैक्युला में क्षरण का कारण उसमें रक्त का न पहुंच पाना भी हो सकता है। अभी हमने रेटिना से रिलेटेड पढ़ी हैं सभी डिजीज। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिक नर्व। ये मैं आपको ऑप्टिक नर्व दिखाती हूँ, ये लास्ट में बिल्कुल दिखा रखी है, जो इसको ब्रेन तक हमारी जो आंखें देखती हैं उसको पहुंचाती है। कोड डिकोड होने के बाद हमें हमारी इमेज फॉर्मेट होती है। तो ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड भी दिक्कत हो सकती है। ऑप्टिक एट्रोफी, ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड है ऑप्टिक एट्रोफी। इसमें क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व सूख जाती है, उसके कारण जो रेटिना और जो ऑक्सीपिटल लोब है, जो माइंड का, हमारे ब्रेन का जो हिस्सा ऑक्सीपिटल लोब, उसके मध्य का जो दृष्टिपथ है वो बाधित हो जाता है। इस कारण ऑप्टिक डिस्क में परिवर्तन हो जाता है और दृष्टि प्रक्रिया, जो विजन प्रोसेस है, उसमें कमी आ जाती है। और ये कमी क्या करती है, विजुअल फील्ड और विजुअल एक्टिविटी को कम कर देती है। इससे रंगों को देखने पहचानने की संवेदनशीलता भी कम हो जाती है। तो ये थी हमारी आईज रिलेटेड जो जितनी भी कॉजेज हैं और टाइप्स हैं इम्पेयरमेंट के, वो अब हम करेंगे एक्रोनियम्स, 5 एक्रोनियम्स। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको 5 एक्रोनियम्स कराऊंगी। इसमें जो फर्स्ट है ABC, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। ALP, एनुअल लर्निंग प्लान। थर्ड है ALJ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज। फोर्थ है APD, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। फिफ्थ है APE, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एक बार फिर रिपीट कराती हूँ, ABC, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। ALP, एनुअल लर्निंग प्लान। ALJ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज। APD, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। APE, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। Thanks for watching my video.